तंदुरुस्ती एक नियामत यानी हेल्थ इज़ वेल्थ, इसी विषय के आधार पर मैं आती हूँ आपके साथ हेलो डॉक्टर लाइव शो में। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सुरभि। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में। सेहत से जुड़ी ख़ास बातें तो हम हमेशा करते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं और कभी कभी नहीं होती, और कभी कभी बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है। कुछ मिथक होते हैं, कुछ भ्रांतियाँ होती हैं। लगता है कि ये सही है या वो सही है, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। कई बार आप डॉक्टर के यहाँ से होकर आ जाते हैं, बावजूद इसके मन में कुछ उलझनें रह जाती हैं। इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए, आपकी उलझनों को सुलझाने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम उपस्थित होते हैं हेलो डॉक्टर लेकर, जहां आप फ़ोन पर सीधे हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आज का हमारा विषय है विश्व स्तनपान सप्ताह पर हम बातें करेंगे और शिशु स्वास्थ्य, शिशु के रोगों के बारे में। हमारे साथ आज के हमारे खास मेहमान एक नहीं दो हैं हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमा चरण, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और साथ ही हैं डॉक्टर शिवानी दर, जो पोषण अधिकारी हैं यूनिसेफ में। नमस्कार मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में, जो 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, ये कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे डॉक्टर चरण से। जी, तो बताएं मैम कि क्या है ये विश्व स्तनपान सप्ताह। एक्चुअली देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग जो कि स्तनपान हुआ, वो इतना इम्पॉर्टेंट है माँ और बच्चे दोनों के लिए। इसके लिए पूरे वर्ल्ड में एक सप्ताह मतलब 365 दिन में से 7 दिन इसके लिए ही दे दिया गया है। इसकी क्या महत्वता है, ये बच्चे के लिए भी बहुत लाभदायक है, साथ में माँ के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसमें कुछ बहुत ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को कई बीमारियों से बचाता है, जैसे कि निमोनिया से, डायरिया से। बच्चे का विकास ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चे की बुद्धि ज़्यादा अच्छी होती है जो बच्चे माँ के दूध पर रहते हैं। माँ को भी कुछ बीमारियों से बचाता है, जैसे कि माँ को स्तन का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, जल्दी से अपना वेट लूज़ करके वापस अपना नॉर्मल वेट पर आ जाना। और बहुत ही अत्यंत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इमोशनल बॉन्डिंग। जैसे बच्चा अपने माँ को पहचानता है, माँ तो बच्चे को पहचानती है, लेकिन बच्चा एक स्मेल से कि ये माँ मुझे दूध पिलाती है, तो वो बच्चे का माँ के साथ एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस तरह से स्तनपान। जी, और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके पहले चलते हैं डॉक्टर शिवानी दर के पास और ये पूछते हैं कि जो पोषण है जिसके बारे में आप बात करती हैं, आप एक पोषण अधिकारी हैं, तो यूनिसेफ की क्या भूमिका है, या आप जो योजनाएं लेकर आई हैं इसकी समाज के लिए क्या भूमिका है? देखिए, यूनिसेफ जो है वो अपना कार्यक्रम अलग से नहीं चलाता। हम लोग सरकार के साथ, भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ मिलकर जो सरकार के कार्यक्रम हैं उनमें कैसे तकनीकी सहयोग देके उनको और बेहतर कर सकें, उसमें सपोर्ट करते हैं। तो जैसे स्तनपान हुआ, या मैं पोषण में काम कर रही हूँ, तो जो भी पोषण से संबंधित सरकारी कार्यक्रम है उनकी नीतियों में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है, उनकी ट्रेनिंग कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, इन्हीं सब चीज़ों के अंदर, या कुछ नया डेमोन्स्ट्रेशन या कहीं कुछ उन चीज़ों को सुधारा जा सके, उसके लिए राय देना, उसके लिए हम सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी रही आपकी तरफ से। डॉक्टर हिमा, ये बताएं कि स्तनपान को लेकर कई भ्रांतियां भी रही हैं। जैसे शुरू में लोग सोचते थे कि माँ को बच्चे को काफ़ी दिनों तक दूध नहीं पिलाना चाहिए, इतने दिनों के बाद पिलाना चाहिए। तो किस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि सही तरीका क्या है? अगर जच्चा और बच्चा दोनों सही है हेल्थ वाइज डिलीवरी के बाद, तो हम लोग बोलते हैं इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। मतलब कि जैसे बच्चा जन्म लिया, माँ का पुरैन अगर नहीं भी निकला है, उसी समय अगर बच्चा सही है और माँ स्वस्थ है, तो बच्चे को माँ के स्तन पर लगाया जाए। और बहुत ज़रूरी है कि जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चा एक बार माँ का दूध पी ले। ये आज के आंकड़े में देखा जाता है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हार्डली 44-45% लोग ही हैं जो कि 1 घंटे के अंदर बच्चे को स्तनपान कराना शुरू कर दे रही हैं, जो कि गलत है। और इस आंकड़े को हमको ले जाके 100 तक बढ़ाना है। शुरू का जो ब्रेस्ट मिल्क में कोलोस्ट्रम होता है वो बहुत ही एंटी इन्फेक्टिव, बहुत बीमारियों से बचाता है। और इस प्रकार जब बच्चा फर्स्ट 1 आवर में ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है, तो माँ भी अपना दर्द भूल जाती है और एक अच्छी खुशी की माहौल आ जाती है। तो पहला दूध जितना जल्दी दिया जाए, अगर माँ और बच्चा स्वस्थ है तो। साथ में 6 महीने तक केवल माँ का दूध, केवल माँ का दूध। और 6 महीने के बाद ऊपरी आहार जरूर अवश्य ऐड करें बच्चे के खाने में, लेकिन माँ का दूध कम से कम 2 साल तक बच्चे को पिलाते रहें। जी, अभी आपने बात की डॉक्टर हिमा आंकड़ों के बारे में,
तो ये जो आंकड़े हैं कि कितने प्रतिशत ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, कितने लोग जागरूक हैं, इस बारे में डॉक्टर शिवानी आप बताएं कि ये आंकड़े क्या कहते हैं। बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आप देखिएगा कि हम लोग यहाँ पर एक सोशल नॉर्म है, ब्रेस्ट फीडिंग हर कोई ब्रेस्ट फीडिंग कराता है। अगर आप डेटा देखिए, आंकड़े देखिए, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019-2020 के आंकड़े हैं, उसमें करीब 95% मदर्स, 95% मदर्स ऐसी हैं जिन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ब्रेस्ट फीडिंग कराई है। लेकिन दिक्कत कहाँ जाती है, जैसा कि डॉक्टर हिमा ने बोला, पहले 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं हो रही है, और दूसरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी केवल और केवल माँ का दूध जो 6 महीने तक देना है वो नहीं दिया जा रहा है। तो बिहार में करीब 76 यानी 76% डिलीवरीज अस्पतालों में या इंस्टीट्यूशन में हो रही है। तो हमको समझना चाहिए कि उन 76% में तो कम से कम जब माँ हमारे पास है, नर्सेज या डॉक्टर्स हैं, तो दूध पिला देना चाहिए। लेकिन उन 76% का भी अगर आंकड़ा देखें तो केवल हम देखते हैं कि टोटल 31%, 31% ही हैं जहाँ 1 घंटे में दूध पिया जा रहा है। और इसमें प्राइवेट के अंदर और कम है, करीब 22 या 23% ही है जहाँ है, क्योंकि शायद सिजेरियन सेक्शंस और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ डर से या माँ और बच्चे को थोड़ा अलग किया जाता है, जिससे और आंकड़ा कम हो जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरी चीज़ ये है कि केवल 58.9% यानी 58% के करीब बच्चे ऐसे हैं जो 6 महीने तक केवल माँ का दूध पीते हैं। मतलब दूध तो पिला रही है माँ, लेकिन साथ में पानी पिला देंगे, शहद दे देंगे, लगेगा कि गर्मी बहुत है तो 1-2 चम्मच पानी दे देना चाहिए। 3 महीने 4 महीने होते होते अधिकांश माँओं को लगने लगता है अब दूध उतर नहीं रहा है, तो वो साथ में थोड़ा बहुत गाय का या बोतल का दूध या डब्बे का दूध देना शुरू कर देती हैं। जबकि ये बात है कि माँ पूरी तरह से सक्षम है, हर माँ पूरी तरह से सक्षम है कि वो अपने बच्चे को 6 महीने तक दूध पिला सकती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि ट्विंस भी हैं, अगर 2 भी बच्चे हैं तो उनके लिए भी माँ इतनी सक्षम है कि पिला सकती है। लेकिन वो शायद अंदर से एक डर है या ज़रा सा भी दूध कम लगता है या कुछ है, बच्चा किसी कारण से रोया तो तुरंत ऊपर का दूध देना है, जिसकी वजह से हमारे आंकड़े इतने कम हो जाते हैं। तो इस पर प्रयास करने की आवश्यकता है कि कैसे एक तो अवेयरनेस बढ़ाया जाए, दूसरा माताओं को सपोर्ट दिया जाए कि अगर उनके मन में ये शक है कि दूध कम हो रहा है या कोई बच्चा रो रहा है, कोई और चिंता है, तो जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या गांव में जो आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता हैं, वो कैसे माँ के मन का ये डर दूर करें और उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रेरित करें। ये शायद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए काम करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर शिवानी। डॉक्टर हिमा, ये बताएं कि अभी इन्होंने बताया कि कई जगह प्राइवेट अस्पतालों में भी या घरों में भी तो कुछ प्रतिशत जो आंकड़े हैं उस हिसाब से माँ का दूध बच्चों को नहीं पिलाया जाता। तो इस नहीं पिलाने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत बार होता है कि माँ चाहती भी है पिलाना, तो कभी कभी इन लॉज या ग्रैंड पेरेंट्स का रहता है कि ऊपर का दूध पिलाओ, उससे ताकत ज़्यादा होगा, तुमको दूध नहीं होता है, लाओ हम पिला देते हैं, बच्चा रो रहा है। चाहे दे आर मोर सपोर्टिव फॉर द मदर, कि मदर को पेन नहीं हो, ऑपरेशन हुआ है, उनको क्यों कष्ट दें। लेकिन हमको उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स को या जो भी रिलेटिव्स हैं वो बच्चे को सपोर्ट करके, सिजेरियन मदर को भी अगर बच्चे को सपोर्ट करेंगी तो मदर आराम से बच्चे को दूध पिला सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में उनके बैठा हुआ है कि दूध कम हो रहा है, दूध कम हो रहा है, और उसको हमको उनको बढ़ाना है कि नहीं, दूध हो रहा है। जितना वो सोचेंगे कि दूध हो रहा है, साइकोलॉजिकली उतना मिल्क लेट डाउन अच्छा रहेगा, और जितना बच्चे को वो स्तन से लगाएंगी उतना दूध उतरेगा, क्योंकि वो एक हार्मोनल रिफ्लेक्स है मेडिकली, जिसके चलते बच्चा चूसना चाहिए। जैसे कि गाय का बछड़ा एग्जाम्पल के लिए, बछड़ा चूसता है, फिर आप गाय दोहिए तो दूध बहुत अच्छा से हो जाता है, और वही बछड़ा नहीं लाइए तो हार्मोनल सुई वाला देता है। तो सेम शिशु एक माँ के लिए बछड़ा है, हमको वैसे समझाना चाहिए। तो माँ का दूध चूसो तो माँ का दूध उतना ही होगा। जी, एक और अभी आपने बताया सप्लीमेंट जो साथ में कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, लेकिन ये दिमाग में बैठी हुई बातें हैं कि बच्चा गर्मी में है, उसका गला सूख रहा है प्यास से, तो थोड़ा सा मिश्री का पानी दे दो, कुछ ऐसी चीज़ें दो। तो ये कहाँ तक ज़रूरी है, पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बहुत भ्रांतियाँ हैं इसको लेकर, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, कुछ कहते हैं थोड़ा पानी देना है। एक्चुअली हम जिस कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं गर्मी बहुत है, बट तात्पर्य ये है कि माँ का दूध में ऑलमोस्ट 90% वाटर है, तो ये नहीं है कि उसमें बहुत सोल्यूट लोड है। तो वो जो हम दूध पिलाएंगे माँ का, तो वो बच्चे का पानी का भी मात्रा का परिपूर्ण उसका हो जाता है, ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हम लोग बच्चे को कितना बार शुशु हो रहा है 24 घंटे में अगर वो नाप लें, माँ को समझाए कि भाई देखो 24 घंटे में 6-7 बार अगर बच्चा पेशाब कर दे रहा है और हम और कुछ तो पिला नहीं रहे हैं, केवल माँ का दूध पिला रहे हैं, तो आखिर ये कहाँ से बच्चा शुशु कर रहा है? माँ का दूध पी रहा है तभी तो शुशु कर रहा है। इसके अलावा आप 7
7 दिन 10 दिन पर एक बार बच्चे का वजन रिपीट कर लीजिए बुला के अपने क्लिनिक में। बच्चे का वजन अगर बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, हम कुछ और तो पिला नहीं रहे हैं, केवल माँ का दूध दे रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिससे कि हम माँ को मोटिवेट कर सकते हैं कि देखो तुम्हारे दूध पर वजन बढ़ा, तुम्हारे दूध पर बच्चा पेशाब कर रहा है, तो तुमको क्यों ऊपरी दूध देने की जरूरत है, अपना दूध पिलाओ, अपना दूध पिलाओ। बिल्कुल। तो जो आपने कहा कि ये माँ को समझाना है, मुझे लगता है माँ के साथ साथ पूरे परिवार को ये बात समझनी जरूरी होगी, है, हाँ। खास करके ग्रैंड पेरेंट्स जो अपने मतलब एक कंसर्न कह सकते हैं कि उन्हें परवाह है, उन्हें चिंता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और जहाँ तक माँओं की ब्रेस्ट फीडिंग की बात है, समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है, सभी लोग वर्किंग भी हो रहे हैं, इस पर भी बातें करेंगे। डॉक्टर शिवानी, सबसे पहले थीम, इस साल जो विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है, इसकी थीम क्या है? इस बार जैसे हर साल अलग अलग थीम रहती है, तो इस बार की जो थीम है वो है कि अनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स, यानी जो कामकाजी माता पिता हैं उनके लिए कैसे हम स्तनपान को सक्षम बना सकते हैं, उनके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इन्होंने माता पिता कहा है, केवल माता नहीं कहा। तो एक ये भी जो हिमा मैडम भी बोल रही थी कि पिता का या परिवार का भी योगदान है, खासकर जैसे अर्बन में आप न्यूक्लियर फैमिलीज देखते हैं, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो हस्बैंड को अगर ऑफिस से छुट्टी मिलेगी, जो पेटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट है, और उनका इन्वॉल्वमेंट जितना बढ़ेगा बच्चे की देखभाल में, ठीक है दूध तो केवल माँ ही पिलाएगी, दूध पिलाने के लिए पिता दूध नहीं पिला सकते, लेकिन अन्य चीज़ों में वो माँ की मदद कर सकते हैं, घर के कामों में मदद कर सकते हैं, अगर एक बड़ा बच्चा है उसे संभालने में मदद कर सकते हैं, ताकि मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे एनेबल करवा सके, तो उसमें पिता का योगदान है। दूसरा जो मदर यानी वर्किंग मदर्स पे आए तो उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अगर समाज में देखें तो अधिकांश माएँ बच्चा होने के बाद हम देखते हैं कि बहुत लोग जल्दी या तो नौकरी छोड़ देती हैं, बहुत मदर्स, और जो जॉब पर वापस आती हैं वो 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाना संभव नहीं होता उनके लिए, तो कई लोग 2 या 3 महीने या उसमें छोड़ देते हैं। और सिर्फ हम ये गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट में तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आई है 2017, जिसके बाद से 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव है, लेकिन बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, और महिलाएं गाँव में, खेतों में, एक दूसरे के घर में, इधर उधर बहुत जगह काम करती हैं, तो हर जगह तो मैटरनिटी लीव नहीं है, तो कैसे उनको भी एक वर्किंग मदर समझ के बिल्कुल बिल्कुल कुछ प्रयास किए जाएं, और इसके लिए इसको ये बनाया जाए, जैसे कि उसके अंदर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में ही एक चीज़ है कि जहाँ भी 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ एक क्रैश बनाई जाए। जब मदर काम पे आ रही है तो वो अपने बच्चे को कहीं आसपास, जहाँ आधे किलोमीटर के अंदर जहाँ छोड़ सके, जहाँ दिन में 4 बार उसे विजिट कर सके, अपना दूध निकाल कर दे सके, तो ये वाली चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना होगा, क्योंकि जैसे जैसे पेरेंट्स मदर्स वर्किंग होंगी, महिलाएं काम पे आएंगी, तो समाज में ये इशू तो एक आएगा ही आएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करें। और इसका जो एक उपाय है वो ये नहीं है कि हम महिलाओं का काम छुड़वा दें, क्योंकि अगर कंट्री को इकोनॉमिक आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो महिलाओं को काम में जुड़ना होगा। तो उसके साथ ही ये सरकार में जो नीतियाँ हैं ये कैसे एनेबल कर सकते हैं सब तरह के मदर्स ब्रेस्ट फीड करवा सके, फादर्स उनको सहयोग कर सकें, एक परिवार मिलकर इस पे हेल्प करें, तो ये बेसिकली थीम है इस बार की। जी, बहुत ही अच्छी थीम है और बहुत ज़रूरी थीम है। मुझे लगता है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जब एक महिला बाहर निकलती है काम करने, छोटा बच्चा गोद में है, तो कैसे वो टाइम मैनेज करे, कैसे उसे दूध पिलाए, कैसे बच्चों को संभाले, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। चर्चा का ये विषय है। आप डॉक्टर हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के बातें आप जानती हैं, तो ये बताइए कि कई बार माएँ पिलाना नहीं चाहती दूध, उन्हें लगता है कि बच्चों को दूध ना पिलाएं, इसके पीछे क्या क्या कारण है? कुछ मदर्स जो बहुत पॉश फैमिली को बिलोंग करती हैं, कभी कभी उनको लगता है कि मेरा बॉडी फिगर खराब हो जाएगा, कभी कभी लगता है कि उनको ब्रेस्ट में इनइक्वालिटी ऑफ साइजेस, मतलब एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा। समटाइम्स पब्लिक में मदर्स पिलाने को तैयार नहीं होती है, बच्चे को लेके निकली, वहाँ भीड़ है, तो उनको शर्म आती है, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग में कोई शर्म की बात नहीं है, कहीं भी माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। तो ये कुछ है जिनको हमको समझाना पड़ता है कि नहीं, पहले तो अपना दूध ही पिलाना है, कुछ भी करके, कि वो एक प्रकार का अमृत ही है जी बच्चे के लिए। डॉक्टर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं फ़ोन पर, मैंने कहा था फ़ोन इन लाइव है, तो हेलो। हाँ नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है खेमराज पटेल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अमुर्रा गांव का नाम है। अच्छा जी, अपना सवाल बताएं। 20 वर्ष है, पहले तो कमजोर हुआ था और सर को बार बार झुकाती है, आपकी 4 घंटा 5 घंटा में। जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। 20 बच्चे हैं, बाकी एक तो अच्छा है और एक तो कमजोर हुआ था जी।
तो 1 साल हो गया ना और नहीं बैठ पाई है, और सर को बार बार झुकाती 4 घंटा 5 घंटा में। 4 घंटे 5 घंटे में हाँ, सर को पूरा नीचे करती क्या कर सकते? सर को कुछ और रोती है। उनका सवाल समझ में नहीं आ रहा हमें। इन्होंने बताया कि ट्विंस बच्चे हैं। एक बार फिर से सवाल थोड़ा क्लियर बताएंगे? रुक रुक के थोड़ा बच्चे हैं मैम। हाँ, थोड़ा रुक रुक के बताइए सर। हाँ, तो एक तो अच्छा है और एक तो कमजोर एक कमजोर है। जी, और 1 साल हो गया ना और नहीं बैठ पाई है, और सर को झुकाती है, जाते के 5 घंटे में और होती है। सर को झुकाती है। हाँ, 4-5 घंटे में, मतलब वो बहुत कमजोर है। दूसरा बच्चा जो है सर के बारे में कुछ बोल रहे हैं। सर को कुछ करती है, करती रोती है। है, ऐसे बोलो। सर को झुका के रोती है, आप ये बताना चाह रहे हैं? हाँ जी जी। अच्छा, सर को नीचे झुका के रोती है, वो बता रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो ये कैसा रोग हो सकता है? ये तो ये बच्चे का उम्र क्या है अभी? 1 साल। 1 साल 1 साल। जुड़वा बच्चे थे, एक स्वस्थ थे। अभी जो कितना वजन है बच्चे का? कल वजन उसका 7 किलो। 8 किलो। 5 4 किलो। 7 किलोज है। और वो बच्ची बैठती है, खड़ी होती है अपने से? नहीं नहीं, बैठ नहीं पाई मैम। क्या? नहीं बैठती। नहीं बैठती। और एक वो लड़का है और एक लड़की, तो लड़की कमजोर है और लड़का बैठ नहीं सकता। लड़का स्वस्थ है, लड़की कमजोर है। देखिए, जो बच्ची कमजोर है और जो माता नीचे करके रोती है ना, ये जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग से, वो उससे रिलेटेड नहीं है। उसको आपको डॉक्टर के पास ले जाके एक्चुअली एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा कि कुछ बच्चे को प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ाहट है, या कुछ ब्रेन में तकलीफ है, या कान में दर्द है, क्या तकलीफ है कि बच्ची आज आपकी 7 किलो की होके भी बैठ नहीं रही है या पकड़ के खड़ी नहीं हो पा रही है 1 साल में, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड नहीं है। उसको आपको किसी डॉक्टर के क्लिनिक में ले जाके दिखवाना पड़ेगा और पकड़ना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है। चलिए, उम्मीद है आपको ये जवाब तो मिल गया, क्योंकि पहले तो आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, सवाल समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन समझ में यही आया। तो आप किसी पेडियाट्रिशियन यानी शिशु रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और बच्चे को दिखाएं कि उसकी तकलीफ क्या है। बाकी जो हम लोग बातें कर रहे हैं स्तनपान के बारे में, शिशु रोग, कई बार ऐसा होता है मैम कि बच्चे इतने छोटे हैं कि वो बता नहीं पाते। अब बच्चा रो रहा है तो उसको कहीं कहाँ तकलीफ है, पेट में है, कान में है, कुछ और दिक्कत है, तो वो कैसे समझ में आएगा कि उसको कहाँ ले जाना चाहिए? देखिए, बच्चा रो रहा है तब तो जनरली हमारे पास पेरेंट्स लेके आते हैं कि बच्चा कल से रो रहा है या 4 घंटे से रो रहा है, मैडम चुप ही नहीं हो रहा है। तो ये तो बाय एक्सपीरियंस आता है, जो मैं बताना चाहूँगी। बच्चे को हम लोग कंधे पर लेके बोलते हैं ऊपर ऐसे करके खिलाओ। अगर बच्चा ऊपर लिया और शांत हो गया तो जनरली 2 प्रॉब्लम रूल आउट होता है कि लेटाने पर जनरली नाक जाम हो जाता है या कान में प्रेशर पड़ती है, उसके चलते बच्चा रोता है। मतलब नाक जाम, कान में दर्द, ये 2 कारण से बच्चा लेटाने पर रोता है। साथ में पेट में कोलिक, पेट दर्द, मरोड़ होने के चलते भी बच्चा, गैस के चलते भी रोता है। तो उसके बाद हम लोग एज अ पीडियाट्रिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ के होते हुए हम लोग उसको देखते हैं, टॉर्च से कान देखते हैं, नाक देखते हैं, ऑस्कल्टेट करके देखते हैं, हाथ लगा के पेट देखते हैं और उसके हिसाब से उसका उपचार बताते हैं कि भाई ये पेट का प्रॉब्लम है कि ये है। और रोने का तो बच्चे को कहीं भी दर्द हुआ तो रो सकता है बच्चा, गोदी के लिए भी रो सकता है, लाड़ प्यार के लिए भी रो सकता है, भूख लगी तो भी रो सकता है। तो आमतौर पर वो हम लोग को समझना पड़ता है। लेकिन अगर बहुत इरिटेबल बच्चा क्राई करके आता है तो डेफिनेटली उसको कोई कष्ट है, तो कहीं पर तो पेन है, तो वो हमको पकड़ना पड़ता है। ऑन एग्जामिनेशन ही वो हम लोग क्लियर कट बता पाएंगे। बिल्कुल, तो ये एक रास्ता है, बच्चे को की तकलीफ समझ में ना आए तो हमें डॉक्टर के पास जाकर के समझना होगा कि उसे क्या तकलीफ है। दूसरी चीज़ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ किसी भी शिशु के लिए, वो है टीकाकरण। इसके बारे में क्या बताएंगे आप, कितना ज़रूरी है और कौन कौन सा टीका ज़रूरी है? देखिए, अभी तो टीकाकरण हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा से सरकारी सेवाओं में उपलब्ध है। तो कम से कम जितना टीका हम बोलना चाहेंगे सरकार दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको तो हम अपने बच्चे को ज़रूर दिलवाएं, उससे उनको वंचित नहीं करें। जन्म के समय जितना जल्दी हो सके अगर बच्चा स्वस्थ है तो BCG, ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी की टीका पड़ती है। 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पर पेंटावैक, रोटावैक और फ्रैक्शनल IPV, ओरल पोलियो और न्यूमोकोकल सुई पड़ती है। 9 महीने पर MR की सुई पड़ती है जापानीज एंसेफेलाइटिस के साथ। फिर 16 से 18 महीने में जापानीज एंसेफेलाइटिस की 2nd डोज पड़ती है, DPT की बूस्टर पड़ती है, MR की बूस्टर पड़ती है और फिर 5 साल पर DPT की बूस्टर पड़ती है और फिर 10 साल पर DT की बूस्टर पड़ती है। तो ये टीकाकरण
तो स्वास्थ्य केंद्र में भी उपलब्ध है। तो ये 12 बीमारी जो कि बचाता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस, ओरल पोलियो जो कि, और फ्रैक्शनल आईपीवी जो पोलियो के लिए है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, हिप मेनिंजाइटिस और पर्टूसिस, टेटनस मैंने बता दिया। तो ये सब बीमारियों से जो सरकार टीका दे रही है उनसे हमें बचाना चाहिए। इसके अलावा कुछ टीकाकरण प्राइवेट क्षेत्र में भी उपलब्ध है, लाइक हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स, तो वो जिनकी अपनी शक्ति है, शक्ति अनुसार वो सुई भी दिलवा सकते हैं। तो किसी भी तरह की बीमारी या इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को लगातार उनकी उम्र के अनुसार टीका दिलवाते रहें। मेरा तात्पर्य कहने से, टीकाकरण से ये है कि देखिए सब बीमारी की तो टीका उपलब्ध नहीं है। अच्छा। लेकिन जो टीका उपलब्ध है कम से कम उन जानलेवा बीमारियों से तो बच्चों को टीकाकरण करके उन बीमारियों से तो बचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। और यही पर बात आती है जागरूकता की। कई बार लोग अवॉइड कर देते हैं, अच्छा ठीक है ना, क्या ही नहीं दिलाए तो क्या हो जाएगा, लेकिन यही क्या हो जाएगा में बच्चों को सफ़र करना पड़ जाता है। जब हम जागरूकता की बात कर रहे हैं शिवानी मैम, आपसे जानना चाहूँगी, पोषण अधिकारी होने के नाते जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो बच्चों को 6 महीने तक माँ का दूध तो पिलाना है। अगर माँ स्वस्थ नहीं है, कोई कारण रहा, ऐसे में क्या क्या दिया जा सकता है बच्चे को उसके ग्रोथ के लिए? देखिए, जहाँ तक हम समझ रहे हैं, अगर माँ स्वस्थ नहीं भी है, बहुत ही रेयर कोई ऐसी बीमारी होगी जहाँ पे माँ का दूध ना पिलाया जा सके। उस हर चीज़ में, क्योंकि माँ मान लीजिए पिला नहीं पा रही है, अगर बीमार भी है तो वो अपना दूध गाड़ के निकाल सकती है। हर तरह, मतलब 99% मदर्स का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। अगर हम कोई और ऑप्शन बताते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं माँ के दूध से कमतर ही रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप जानवर का दूध या डब्बे का दूध पिला दीजिए तो वो वही काम करेगा जो माँ का दूध करेगा। इसलिए जहाँ तक कोशिश हो माँ का दूध ही पिलाएं। अगर माँ को मान लीजिए जैसे वर्किंग ही है, कहीं उन्हें बाहर जाना है, तो ऐसे में अपना दूध गाड़ कर वो शीशे के बर्तन या स्टील के बर्तन में निकाल कर, साफ बर्तन में हाथ धोकर निकाल कर रख सकती हैं। वो रूम टेम्परेचर पे भी आप 4 से 6 घंटे रख सकते हैं। अगर फ्रिज पे रखना है तो वो आराम से 24 आवर्स तक फ्रिज में रखा जा सकता है। फ्रीजर में तो 2 वीक्स तक और उससे ज़्यादा भी वो स्टोर हो सकता है, जिसको बाहर निकाल के कर सकते हैं। ये तो शिशु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो आपने बताया जी। और अभी जी हाँ, तो बस यही था कि मैक्सिमम यही है कि जहाँ तक हो सके उन्हीं की कोशिश। बिल्कुल। अभी जो लाइफस्टाइल है, जितनी चीज़ें बदल रही हैं, जितनी तेज़ी से, और जिस तरह से बच्चे बड़े हो रहे हैं, खान पान को लेके पूरी लाइफस्टाइल बदल गई है, सब कुछ। तो बढ़ते बच्चों का जो पोषण पर मुझे बात करनी है, बहुत चिंता का विषय है कि ये जो पिज़्ज़ा बर्गर सोसाइटी है और उनका जो टेस्ट है, इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं? बच्चे मानते नहीं हैं, वो भूखे रह जाएंगे लेकिन घर का हेल्दी खाना नहीं खाएंगे। हर घर में ये परेशानी है, डॉक्टर्स के यहाँ भी ये परेशानी है। तो इससे हम लोग कैसे निकल सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि बच्चे इसका इम्पोर्टेंस समझें और हेल्दी खाना खाना शुरू करें? इसके लिए एक चीज़ तो है कि जब से शुरुआत हो तब से, जैसे एक रिस्पॉन्सिव फीडिंग कहते हैं कि बच्चे की रुचि के अनुसार खाना खिलाएं। हम क्या चीज़ देखते हैं कि पहली चीज़, एक तो बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं खिलाएं, उसको अलग अलग तरह की वैरायटी उसके सामने रखें और उसको खुद से खाने दें, ज़बरदस्ती मुंह में ठोंसना नहीं। दूसरा, एक वेल टू डू फैमिलीज में शायद और ज़्यादा है कि हर कोई थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे को कुछ कुछ खिलाता रहेगा। स्नैकिंग जिसे बोलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उससे बच्चे फसी ईटर्स भी हो जाते हैं कि वो पेट भरा रहेगा और जब आप उसके सामने खाना लेके जाएंगे तो क्योंकि वो बिस्किट और ये सब चीज़ खा चुका है तो उसको भूख नहीं होगी। तो फिक्स्ड अगर टाइम रखें, उसकी अलग कटोरी रखें, अलग रखें और उसको दें कि उसकी रुचि के अनुसार, उसके मन के अनुसार, उसे किसी खेल में लगाकर, मोबाइल या टीवी दिखाकर नहीं तो उससे बच्चे की शुरुआत से ही खाने में रुचि पैदा होगी। मैडम भी शायद इस बारे में बता सकती हैं। और लेकिन इसमें यह है कि जब हम शुरुआत करते हैं बच्चे को तो तुरंत से वो बहुत सॉलिड खाना या वैसा नहीं खा पाएगा। तो शुरुआत में जब उसे देना है तो पेस्ट टाइप का एकदम मसला हुआ खाने से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बढ़ानी है। और शुरुआत में बहुत बार बच्चे को देते हैं तो क्योंकि वो निगल नहीं पाता है ठीक से तो वो उल्टी कर देता है, निकाल देता है, जिससे पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि उसे पसंद नहीं है या वो छोड़ देती है मदर्स के, तो खाता ही नहीं है तो हम दूध ही पिलाते रहेंगे। तो शुरुआत से ये उन्हें समझना है कि बच्चा खाएगा, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। और इसमें एक चैलेंज और भी होता है कि मदर्स के पास, जो कि हमारे यहाँ पे है, उनके पास समय उतना नहीं है क्योंकि वो घर के बहुत कामों में व्यस्त हैं। तो जो फैमिली सपोर्ट हमने ब्रेस्ट फीडिंग में कही थी, वो फैमिली सपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में भी है कि अगर माँ खाना बना के दे दे तो दादा दादी, पिता, बुआ, जो भी घर में है, वो कम से कम बच्चे को खिलाने में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि माँ से ये सोचा जाए कि हर 2 घंटे पे वो बनाएगी फिर आधा घंटा लगा के खिलाएगी तो वो कई बार झुंझला जाती हैं, इरिटेट हो जाती हैं और उनको आसान जो लगता है वो शायद एक जो पैकेट बंद या जंक फूड है। तो कहीं हम लोग खुद भी दोषी हैं इस चीज़ के कि बचपन से अपनी कन्वीनियंस के लिए फैमिलीज
बच्चे को एक्सपोज भी करते हैं ऐसे फूड्स के लिए, और फिर उनका जब एक बार टेस्ट बन जाता है तो नेचुरली वो जो घर का जो खाना है वो खाने में थोड़ा परहेज करते हैं या मना करते हैं उसको। तो शुरुआत से ही शुरू करना होगा, वैरायटी लानी होगी। अगर नॉनवेज फूड खा रहे हैं तो बच्चे को वो दें, अगर हरी सब्जी तो जो अलग अलग फूड ग्रुप्स हैं उनको खाने में हमारे एक और खिलाया दर्शक जुड़े रहे हमारे साथ एक फोन कॉल पे। हेलो जी, अपना नाम बताएं। जी, रीना कुमारी बिहार से बोल रहे हैं। रीना जी बिहार से, बताइए अपना सवाल बताएं। 4 साल की बच्ची है, खाना सही से नहीं ले रही है, उसका जन्म 7 महीना में ही हो गई है जी जी। तो उसका क्या करे, उल्टी हो रहा है लेकिन उसको 7 महीने में उसकी जन्म हो गई है। लेकिन अब तो 4 साल अब तो 4 साल की है ना वो। जी अच्छा, तो अभी उसको उल्टी हो रही है। जी। ये काफी कमजोर है। बहुत कमजोर है। कितने दिनों से उल्टी हो रहा है बच्चे को? वो जन्म से ही हो रहा है। ओह, और आज जन्म के समय वजन कितना था और आज वजन कितना है? वजन तो नहीं पता है मैम हमको। नहीं, तो आप लोग जो ये प्रश्न कर रही हैं ना, आप लोग थोड़ा मतलब जो चीज़ ये बिना डॉक्टर को दिखाए हुए, शिशु रोग डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन को दिखाए हुए ये चीज़ का जवाब नहीं दिया जा सकता है। जैसे ये अब जन्म से जो बच्चा उल्टी कर रहा है उसका उस समय वजन कितना था, 1 साल पर वजन कितना हुआ, आज 4 साल पर वजन कितना है, उसमें आप खाने का क्या चीज़ दे रही हैं। हो सकता है आप दूध का मात्रा ज़्यादा दे रही हो सकता है उसको काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो, मतलब गाय के दूध से एलर्जी हो और आप दूध का सेवन ज़्यादा कर रही हो। तो ये तो आप जब कोई पीडियाट्रिशियन या बच्चे के डॉक्टर के पास जाएंगी ना, तो पहले बच्चे का वजन लेंगे, बच्चे को देखेंगे और उसके बाद ही उसका कर पाएंगे कि आगे क्या जांच करवाना है, और उसके बाद आपको हम सलाह दे पाएंगे। ये खाली बस उल्टी का सिरप पिला देना, ये तो आपने शायद कितना अभी तक पिला लिया होगा। तो सही बीमारी पर पकड़ने के लिए उसका सही पहले जांच करना होगा, वो भी पहले बच्चे को देखना है, उसके बाद उससे रेलेवेंट जांच करवाना है और तब निष्कर्ष पर निकलना है। बहुत बार कोई फूड एलर्जी ही निकलती है, सब रिपोर्ट आपका नॉर्मल आएगा, कोई फूड एलर्जी है, तो वो खाना अगर हम बंद कर देंगे तो बच्ची आपकी ठीक हो जाएगी। तो बिना देखे मैं इसका 100% जवाब सलाह आपको नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिमा। लेकिन जितना आपने बताया वो बहुत काम की बात है, क्योंकि लोगों को कई बार समझ नहीं आता कि क्या करें। शायद यहाँ से तो एक रास्ता तो निकलता है कि वो वजन कराएंगी, डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी तो रास्ते निकलेंगे। हेलो डॉक्टर में हम आपके पास आते हैं बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब लेकर। कई उलझनें होती हैं दर्शकों की, इसके साथ कई सारी जानकारियाँ। आज का भी कार्यक्रम कुछ ऐसा ही था। आज हमारे दोनों खास मेहमान इतना कीमती वक्त लेकर यहाँ आए, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि डॉक्टर हिमा चरण हमारे साथ हैं, डॉक्टर शिवानी दर हमारे साथ हैं और इन दोनों ने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी। हमने आज बात की विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में, साथ ही शिशु के स्वास्थ्य और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दे विदा, नमस्कार।